हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म है लैंड ऑफ माइन। मैंने काफ़ी वॉर फिल्म्स देखी है, पर इस फिल्म की कहानी काफ़ी अलग है। कुछ ऐसे दृश्य हैं जो आपको भावुक कर देंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 में डेनमार्क 5 सालों तक जर्मन ऑक्यूपाइड था। 1945 में जाकर डेनमार्क में जर्मन रूल ख़त्म हुआ। ये फिल्म एक सच्ची कहानी को दर्शाती है। 1945 में पोस्ट वॉर के बाद जंग में पकड़े गए जर्मन सोल्जर्स को प्रिजनर्स ऑफ वॉर कैंप भेज दिया गया था और उन्हें लैंडमाइंस को डिफ्यूज़ करने का ऑर्डर दिया गया, जो लैंडमाइंस जर्मनी द्वारा डेनमार्क के अलग अलग हिस्सों में प्लांट किया गया था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है माइंस को डिफ्यूज़ करने में लगभग 2000 से ज़्यादा जर्मन सोल्जर्स की जानें चली गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से कुछ की उम्र लगभग 13 साल थी। उन्हें कोई सेफ्टी भी नहीं दी गई थी। उन्हें उस रेत में दबी माइंस को अपने नंगे हाथों से डिफ्यूज़ करना था। एक हल्की सी चूक और इंसान मौत के करीब पहुंच जाता था। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद जर्मन कमांडर जॉर्ज लिंडेमन और डैनिश सरकार के बीच एक कंट्रोवर्शियल एग्रीमेंट साइन हुआ था और ये माइंस रिमूवल उसी एग्रीमेंट का हिस्सा था। इस एग्रीमेंट के अनुसार जो भी जर्मन सोल्जर्स माइंस का अनुभव रखता है उसे माइंस डिफ्यूज़ करने के लिए भेज दिया जाता था। फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य थे जिसे देख मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये सब सच में हुआ था? तो कहानी को विस्तार में जानने के लिए चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। साल 1945, हम पोस्ट वॉर का दृश्य देखते हैं। डेनमार्क लगभग 5 सालों तक जर्मनी ऑक्यूपाइड था। 5 साल काफ़ी लंबा समय होता है, काफ़ी मुश्किल भरा वक्त रहा होगा, पर अब डेनमार्क जर्मन ऑक्यूपेशन से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है और वहां पकड़े गए जर्मन सोल्जर्स को POW कैंप भेज दिया गया था। जैसा कि हम जानते हैं, POW कैंप में प्रिजनर्स को किसी मकसद से रखा जाता था। फिल्म की शुरुआत में हम सर्जेंट कार्ल को देखते हैं, जो कि पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा था। पैराशूट रेजिमेंट एक ब्रिटिश आर्मी रेजिमेंट था जो कि उस वक्त डेनमार्क में तैनात था। हम देखते हैं काफ़ी जर्मन सोल्जर्स को POW कैंप ले जाया जा रहा है। वो वहीं से गुजर रहा था। वो देखता है एक जर्मन सोल्जर के हाथ में डेनमार्क का फ्लैग है। ये देख वो गाड़ी से उतर जाता है और उस सोल्जर्स को काफ़ी मारता है, क्योंकि वो सोल्जर एक जर्मन है और उसकी हिम्मत कैसे हुई डेनमार्क के फ्लैग को छूने की। कार्ल चिल्लाकर कहता है ये मेरा देश है और यहाँ किसी जर्मन को वो बर्दाश्त नहीं करेगा। सर्जेंट कार्ल काफ़ी हिंसक और क्रूर मालूम पड़ता है। वहाँ से कार्ल अपनी गाड़ी लेकर वेस्ट कोस्ट बीच की तरफ आ जाता है। उसके पास कुछ फ्लैग्स थे और एक मैप था। वो उस मैप के अनुसार फ्लैग्स को उनकी जगह पर गाड़ देता है। यहाँ हम कुछ जर्मन सोल्जर्स को एक ट्रक में देखते हैं। उन्हें POW कैंप ले जाया जा रहा है। हर किसी की आंखें नम थी। जंग तो ख़त्म हो चुकी थी, पर घर वापसी की उम्मीद लगभग न के बराबर थी। वो सारे सोल्जर्स शायद एक ही बटालियन के थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो एक दूसरे को जानते हैं। वो सब कैंप पहुँच जाते हैं। वहाँ डैनिश कैप्टन ईबे उन्हें बताता है कि उन्हें यहाँ किसी मकसद से लाया गया है। जंग में सभी चीज़ें यहाँ वहाँ हो गई है। उन्हें यहाँ वही साफ़ करने के लिए लाया गया है और वो डेनमार्क को अपना दोस्त समझने की भूल बिल्कुल न करे। डेनमार्क में हर शख्स जर्मन से नफ़रत करता है, तो उन पे ज़रा भी नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्हें वेस्ट कोस्ट में जाकर लैंड माइंस को हटाना है जो कि जर्मन्स ने बिछाए थे। पूरे डेनमार्क में लगभग 2.2 मिलियन लैंड माइंस प्लांट किए गए थे, जिसमें से कुछ वेस्ट कोस्ट में है। ऑफिसर ईबे पूछता है कि पहले कौन कौन लैंड माइंस पर काम कर चुका है और कितने लोगों को डिफ्यूज़ करना आता है। उनमें से कुछ सोल्जर्स हाथ उठाते हैं। उसमें से एक सोल्जर था जिसका नाम सेबेस्टियन है। उन्हें एक जगह इकट्ठा किया गया था और वहाँ उन्हें बताया जाता है कि माइंस को रेत में किस तरह तलाश करके डिफ्यूज़ करना है। वहाँ 13 सोल्जर्स थे जिन्हें माइंस डिफ्यूज़ करना आता था, पर उससे पहले उनका इम्तिहान लिया जाता है कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ। एक घर में एक असली माइन रखा गया था और एक एक को अकेले जाकर उसे डिफ्यूज़ करके उसे बाहर लाना था। हर कोई काफ़ी डर रहा था, पर 12 लोग माइंस को डिफ्यूज़ कर लेते हैं, पर आखिरी सोल्जर्स डिफ्यूज़ नहीं कर पाता और माइन फट जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब उन ऑफिसर्स को यकीन हो गया था कि ये 12 लोग उनके काम के हैं। वहाँ से उन्हें वेस्ट कोस्ट की तरफ भेज दिया जाता है। मन में एक डर और सीने के किसी कोने में दफन एक आखिरी उम्मीद को लिए वो वेस्ट कोस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। वो वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ बीच के पास एक फार्म था जिसके बाहर एक छोटी लड़की एलिजाबेथ खेल रही थी। वो यही अपनी माँ के साथ रहती है। उन सोल्जर्स को देख उसकी माँ कैरिन उसे भीतर लेकर चली जाती है, क्योंकि वो जर्मन से नफरत करती है। वो वहीं बाहर रुक जाते हैं। तभी पास एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में कार्ल था। उसे यहाँ इनके इंचार्ज के तौर पर नियुक्त किया गया था, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वो देखता है उन सोल्जर्स की उम्र काफ़ी कम थी, कुछ तो 15 से 16 साल के थे। वो सबसे एक एक करके उनका नाम पूछता है। हरमन, रोडोल्फ,
फ्रेडरिक, जोहान, ऑगस्ट, विल्हेल्म, लुडविग, सेबेस्टियन। उसमें से 2 भाई जो जुड़वा थे, वर्नर और एर्नेस्ट। कार्ल को देख पता चलता है कि वो जुड़वा है। उनकी उम्र काफ़ी कम थी। नाम पूछने पर एर्नेस्ट उसे अपने भाई का नाम भी बता देता है। इस पर कार्ल उसे जोर का थप्पड़ जड़ देता है कि जितना सवाल किया जाए उतना ही जवाब देना है। और उनमें सबसे सीनियर ऑफिसर था हेलमट। वो सभी को लेकर बीच पर आ जाता है। वो उन्हें बताता है दूर दिखाई देने वाले जो काले फ्लैग्स हैं वहाँ से लेकर ट्रेल तक 45,000 माइंस दफन है और तुम्हें उन सभी माइंस को डिफ्यूज़ करना है। और जब उनका काम ख़त्म हो जाएगा तो वो घर जा सकते हैं। उन्हें हर घंटे 6 माइंस डिफ्यूज़ करने होंगे। इस हिसाब से वो 3 महीने में अपने घर जा सकते हैं। वो मैप के जरिए समझाता है कि इस जगह में कई जोन्स डिवाइड हैं जहाँ अलग अलग तरह के माइंस दफन हैं। इस मैप के जरिए वो पता लगा सकते हैं और उन्हें माइंस की काउंटिंग का हिसाब रखना होगा ताकि कोई भी माइन गलती से छूट न जाए। वो काउंटिंग की जिम्मेदारी लुडविग को देता है। आज से उनका बस एक ही मकसद होना चाहिए, माइन डिफ्यूज़ करने का। उसी दिन से वो सब अपने काम पर लग जाते हैं। उन्हें एक लकड़ी दी थी जिसे वो रेत में गाड़ के माइंस का पता लगा रहे थे और उसे निकाल के डिफ्यूज़ कर रहे थे। हर पल खतरा बना रहता था, एक हल्की सी चूक जान ले सकती है। विल्हेल्म काफ़ी खुश था। वो सबसे पूछता है तुम सब घर पहुंचकर क्या करोगे? वो तो एक मैकेनिक बनेगा। उसके पिता के एक दोस्त की फैक्ट्री है, वहाँ उसे नौकरी मिल जाएगी। पर हेलमट उसकी बातों से खुश नहीं था। वो उसका जवाब देते हुए कहता है क्या उसे सच में लगता है कि वो यहाँ से ज़िंदा निकल पाएगा? पर सेबेस्टियन उसे चुप होने के लिए कहता है और वो यहाँ से ज़िंदा ज़रूर निकलेंगे। हेलमट कहता है कि ऐसे भ्रम मत पालो कि जिससे तुम्हें बाद में ज़्यादा तकलीफ़ हो। पर सेबेस्टियन उनमें से सबसे होशियार और समझदार था। हम देखते हैं एर्नेस्ट और वर्नर दोनों भाई बाहर बैठे थे। वो देखते हैं एलिजाबेथ अपने घर के बाहर खेल रही है और उसके पास ब्रेड था और उन दोनों को भूख भी जोरों की थी। वर्नर उसकी तरफ जाता है ताकि किसी तरह से वो ब्रेड चुरा सके। वर्नर जाकर उससे बात करने लगता है। तभी उसकी माँ बाहर आती है और एलिजाबेथ को अपने पास बुला लेती है। इसी दौरान वर्नर उसकी गाड़ी से वो ब्रेड का टुकड़ा उठा लेता है और ले जाकर अपने भाई एर्नेस्ट को दे देता है। वो अपने भाई एर्नेस्ट से बहुत प्यार करता था। शाम हो गई उन्हें काम करते करते। अब कार्ल उन्हें भीतर जाकर सोने के लिए कहता है और दरवाज़ा बंद करके उसके बाहर एक लकड़ी का टुकड़ा लगा देता है ताकि कोई यहाँ से भाग ना सके। दूसरे दिन हम देखते हैं सुबह सब फिर काम पर लग गए थे। हर दिन वहाँ एक नया चैलेंज था क्योंकि वहाँ अलग अलग टाइप के माइंस थे। काम करते वक्त लुडविग कहता है उसे भूख लगी है, उसने कल से कुछ खाया नहीं है। उन्हें भूखे पेट ही काम करवाया जा रहा था क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद फूड शॉर्टेज हो गई थी और प्रिजनर्स को तो न के बराबर ही खाना दिया जाता था। सिर्फ 2 ही चीज़ें उस वक्त पूरे यूरोप में उपलब्ध थी, आलू और ब्रेड। सेबेस्टियन इस बात की शिकायत लेकर कार्ल के पास जाता है। वो पूछता है कि उन्हें खाने को कब दिया जाएगा, पर कार्ल उसका जवाब काफ़ी नफरत भरे अंदाज में देता है कि उसे उनकी ज़रा भी फिक्र नहीं है और वो उससे नरमी की उम्मीद न करे और फूड कब तक आएगा उसे नहीं पता, तब तक उन्हें भूखा ही रहना होगा। सेबेस्टियन वहाँ से चला जाता है। शाम हो गई थी। रात हेलमट कैबिन से किसी तरह निकल जाता है। विल्हेल्म के पूछने पर हेलमट बताता है कि वो बगल के फार्म पर खाना तलाश करने जा रहा है। कार्ल का एक पालतू डॉग भी है जिससे उसे काफ़ी लगाव था। दूसरे दिन वर्नर बताता है उसके भाई एर्नेस्ट को तेज बुखार है और वो काम नहीं कर पाएगा, पर कार्ल को लगता है दोनों झूठ कह रहे हैं और वो एर्नेस्ट को रेस्ट करने की इजाज़त नहीं देता। हम देखते हैं एर्नेस्ट की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो वहीं बीच पर लेट जाता है और वर्नर काम कर रहा है। वो दूसरे जोन में काम कर रहे थे जहाँ थोड़े अलग टाइप्स के माइन थे। विल्हेल्म भी वही थोड़ी दूरी पर काम कर रहा था। तभी सेबेस्टियन देखता है विल्हेल्म को उल्टियाँ होनी शुरू हो गई हैं। वो उसकी तरफ जाने लगता है पर उससे पहले विल्हेल्म के हाथ माइन पर पड़ जाता है, वो फट जाता है। सेबेस्टियन भागते हुए उसके पास जाता है। विल्हेल्म के दोनों हाथ उखड़ गए थे और वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया था। विल्हेल्म रो रहा था कि उसे घर जाना है। सेबेस्टियन हेलमट को आकर उसकी मदद करने को कहता है पर हेलमट बस खड़ा होकर देखता रहता है। तभी वर्नर और लुडविग भागकर उसे उठाने आते हैं पर हेलमट नहीं आता। शायद वो देख काफ़ी डर गया था। विल्हेल्म को कैबिन के बाहर लाते हैं। वो दर्द में अपनी माँ को याद कर रहा था और उसकी ज़ुबान पर बस एक ही लफ्ज़ आ रहा था कि उसे घर जाना है। सेबेस्टियन बाहर से कार्ल को आवाज़ देता है पर कार्ल भीतर बैठा उसकी आवाज़ सुन रहा है पर बाहर नहीं आता। पर अब कार्ल विल्हेल्म की चीखें नहीं सुन पा रहा था। वो बाहर आता है और विल्हेल्म को एक इंजेक्शन देता है। उसके बाद इलाज के लिए उसे फील्ड हॉस्पिटल भेज देता है। अब वहाँ सेबेस्टियन को छोड़कर सभी की तबीयत ख़राब होने लगी थी।
कार्ल आता है, उसे समझ नहीं आ रहा था सभी लोगों की तबीयत एक साथ कैसे ख़राब हो सकती है। हेलमट खड़े होकर बताता है कि ये उसकी गलती से हुआ है। कल रात वो फार्म में खाना तलाश करने गया था और उसे बार्न में कुछ अनाज मिला। वो उसे लेकर आया और उसे सबने खाया। उसके वजह से सबकी तबीयत बिगड़ी। पर रात हेलमट ने सेबेस्टियन को अनाज ऑफ़र नहीं किया, इसलिए सेबेस्टियन बच गया। कार्ल सेबेस्टियन को लेकर फार्म में जाता है और कैरिन को वो जगह दिखाने को कहता है जहाँ से हेलमट ने अनाज उठाया था। वहाँ कुछ गेहूँ रखा हुआ था और उसमें चूहों का मल था जो कि पॉइजनस है, तो उनका बीमार होना तय था। कैरिन ये हंसकर बता रही थी क्योंकि वो जर्मन से कुछ ज़्यादा ही नफरत करती है, पर कार्ल को उसका ये स्वभाव अच्छा नहीं लगता। बाहर आने पर सेबेस्टियन सवाल करता है कि वो महिला क्यों हंसी, पर कार्ल उस पर गुस्सा हो जाता है कि वो इस तरह से उससे सवाल कैसे कर सकता है। सवाल करने का काम मेरा है और जवाब देने का तुम्हारा, इसे अपने दिमाग में डाल लो। वो समुंदर का खारा पानी उन सभी को पीने को कहता है जिससे सबका पेट पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा और वो ठीक हो जाएंगे। शाम सब कैबिन में सोने चले जाते हैं, पर सेबेस्टियन नहीं जाता। वो कार्ल को दिखाता है कि उसने एक फ्रेम तैयार किया है जिससे माइंस को हटाने में आसानी होगी और जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। पर कार्ल उसकी इस तकनीक से खुश नहीं था। वो सेबेस्टियन से भीतर जाकर चुपचाप सोने के लिए कहता है, पर यहाँ पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि कार्ल को उन सभी लड़कों की काफ़ी चिंता है, पर वो जाहिर नहीं कर सकता क्योंकि इस बीच उसका काम उसके जज्बात आ जा रहे हैं। उस शाम वो काफ़ी सोचता है। ना ही उसने सेबेस्टियन की मांग पूरी की और उन्हें कुछ खाने को दिया। वो सुबह की गाड़ी लेकर कैंप चला जाता है। वहाँ वो फील्ड हॉस्पिटल में जाकर नर्स से विहेल्म के बारे में पूछता है, पर उसे पता चलता है कल ही यहाँ लाने के बाद विहेल्म की मौत हो चुकी थी। ये सुन कार्ल को काफ़ी दुख होता है और यहाँ पता चलता है कि उसे उनकी काफ़ी चिंता है। वो कैंप से छिपकर कुछ आलू और ब्रेड अपनी गाड़ी में रख लेता है और वहाँ से चले जाता है। ऐसा करते हुए उसे ऑफिसर ईबे ने देख लिया था। वो वापस कोस्ट आकर सभी को उठाता है। सभी बाहर खाना देख काफ़ी खुश होते हैं। काफ़ी दिनों बाद सबने भरपेट खाना खाया था। कार्ल उनके पास आता है और बताता है एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। अच्छी खबर यह है कि आज सुबह ही वो विहेल्म से मिलने गया था और वो ठीक है और पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद वो उसे घर भेज देंगे। यहाँ कार्ल सबसे झूठ कहता है कि विहेल्म जिंदा है। और बुरी खबर यह है कि वो अपने काम में काफ़ी पीछे हैं। इस हफ्ते उन्हें हर घंटे 8 माइंस डिफ्यूज़ करने हैं। शाम सब कैबिन में सोने चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं ईबे कुछ डेनिश सोल्जर्स के साथ कैबिन के पास आ गया था और कुछ सोल्जर लुडविग पर टॉयलेट कर रहे हैं। कार्ल भीतर सो रहा था। उसे बाहर शोर सुनाई देता है। वो उठकर बाहर आता है। सेबेस्टियन लुडविग को बचाने उसके पास आ जाता है। वो सोल्जर उसे शूट करने जाता है। कार्ल उन्हें रुकने को कहता है। ईबे यहाँ जानबूझकर आया था क्योंकि उसने कार्ल को खाना उठाते हुए देखा था और वो जर्मन लड़कों के लिए ही ले जा रहा था। कार्ल बताता है उसे इन सब लड़कों की ज़रूरत है बीच साफ़ करवाने के लिए। उसे डर था कि वो किसी को मार न दे। सब वहाँ से जाने लगते हैं। कार्ल ईबे के पास आता है। वो कहता है वो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने बड़ी मुश्किल से इन लड़कों को मोटिवेट किया है। ईबे उसे खाने की बात याद दिलाता है। कार्ल बताता है वो खाना वो अपने और डॉग के लिए लाया था, पर ईबे को भी पता है कि कार्ल झूठ कह रहा है क्योंकि उसे अलग से खाना पहुंचाया जाता है। कार्ल भी उससे कहता है कि उसने भी उससे झूठ कहा था। उसने पहले नहीं बताया था कि वो इस काम के लिए उससे इतने छोटे कम उम्र के लड़के दे रहा है। अभी उनकी उम्र ही क्या है। उसे पता चल चुका था कि कार्ल के मन में उन लड़कों के लिए सिंपैथी आ गई है, पर कार्ल इस बात से साफ इनकार करता है। दूसरे दिन हम देखते हैं सब बीच पर माइंड डिफ्यूज़ करने का काम कर रहे हैं। माइंड डिफ्यूज़ करते वक्त सेबेस्टियन देखता है उसमें लगी एक तार नीचे की तरफ है। उसे पता चल जाता है कि यहाँ डबल माइंस है। अगर बिना तार को काटे इसे हटाया तो ये फट जाएगा। सब एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर काम कर रहे थे। सेबेस्टियन लुडविग को इसकी खबर करता है कि यहाँ 2 माइंस हैं, एक के ऊपर एक। अर्नेस्ट को भी पता चल जाता है। अर्नेस्ट दूर काम कर रहे अपने भाई वर्नर को आवाज़ देकर ये बताता है, पर वर्नर उसकी बात नहीं सुन पाता और वर्नर माइंस उठाकर देखता और वहाँ जोर का धमाका होता है। ये देख अर्नेस्ट खुद को संभाल नहीं पाता। डबल माइंस होने की वजह से वर्नर के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। सेबेस्टियन आकर अर्नेस्ट को संभालता है। वहाँ कार्ल आ जाता है और ये देख काफ़ी दुखी हो जाता है। अर्नेस्ट को कैबिन में लाया जाता है, पर वो बार बार अपने भाई से मिलने की जिद कर रहा था। कार्ल उसे नींद का इंजेक्शन देता है ताकि वो आराम करे। कार्ल को यकीन नहीं हो रहा था कि जंग ख़त्म हो चुकी है, पर एक जंग यहाँ चल रही थी जहाँ वो खुद को रोज़ थोड़ा थोड़ा मरते देख रहा था।
ये लड़के जिन्हें अपने घर पर अपने परिवार के साथ होना चाहिए था, ज़िंदगी का आनंद लेना चाहिए, वो यहाँ हर दिन मौत के डर में जी रहे हैं। हम कार्ल की आंखों में नमी देख पाते हैं और ये इस बात का प्रमाण है कि वो कमज़ोर नहीं है। अर्नेस्ट कार्ल से कहता है कि वो उससे और उसके भाई से नफ़रत न करे। कार्ल उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा था और वो कैसे बताए कि उसे उनकी कितनी चिंता है, पर वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है। 5 साल चले इस जंग ने उसके मन पर एक पत्थर की परत जमा दी थी, पर जब वो इन लड़कों से मिला तो वो परत धीरे धीरे पिघलने लगी। कार्ल बाहर देखता है सेबेस्टियन अकेला काफ़ी मायूस बैठा है। शायद उसे वर्नर की मौत ने भीतर से काफ़ी हिला दिया था। काफ़ी सोचने के बाद कार्ल उसके पास चला जाता है। वहाँ वो कन्फेस करता है कि उसने उस दिन उनसे झूठ कहा था कि विहेल्म जिंदा है, उसने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। पर सेबेस्टियन कहता है उसे इस बात का पता था। सेबेस्टियन कार्ल की काफ़ी रिस्पेक्ट करता है क्योंकि उसे पता था कार्ल बाहर से जितना कठोर मालूम पड़ता है, भीतर से उतना ही नर्म है। कार्ल उसके गले में पड़ी लॉकेट के बारे में पूछता है। सेबेस्टियन बताता है ये उसके पिता ने दी थी। कार्ल पूछता है क्या उसके पिता अभी ज़िंदा हैं, पर सेबेस्टियन को इसकी कोई खबर नहीं। पिछले 2 सालों से वो घर नहीं गया। उसका घर बचा है कि नहीं उसे इसका भी पता नहीं। दोनों काफ़ी बातें करते हैं। सेबेस्टियन की बातें सुन कार्ल हंस देता है। आज वो पहली दफ़ा हंसा। उसे हंसता देख सेबेस्टियन के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई थी। अब दोनों में कोई भेद नहीं, जो था साफ था, सामने था। शाम सब सोने चले जाते हैं। कार्ल दरवाज़ा बंद करता है, पर आज वो लकड़ी नहीं लगाता और उस लकड़ी को फेंक देता है। अब उसे चिंता नहीं किसी बात की। वो अपने घर में बैठा बस विहेल्म और वर्नर के बारे में सोच रहा था। उसे बाकियों की भी चिंता थी। वो कैंप जाता है और अपने साथ ढेर सारा खाना उठा लाता है। अब जो होगा वो होगा, पर वो उन लड़कों को इस तरह से मरते नहीं देख सकता। वो सभी के साथ वहाँ बीच पर फुटबॉल खेलता है। सभी कार्ल का ये नया अंदाज देख काफ़ी खुश थे। अब वो उनमें से एक था। तभी वहाँ 2 और जर्मन सोल्जर्स आते हैं। लुडविग उनसे आकर मिलता है। वो उनकी यूनिट ज्वाइन करने आए थे। अर्नेस्ट अपने भाई की मौत से काफ़ी दुखी हो गया था, इसलिए वो अपना अधिकतर समय अकेले ही बिताता था। बीच से लौटते वक्त कार्ल अपना बॉल बीच की दूसरी तरफ फेंकता है। उसका डॉग उसे लाने जाता है, पर वहाँ जोर का धमाका होता है और उसके डॉग की मौत हो जाती है। उसने जिस जोन में बॉल फेंका था वो पूरी तरह से क्लियर था। वहाँ की माइंस निकाली जा चुकी थी, पर एक माइन छूट गया था। उनके गलत काउंटिंग की वजह से कार्ल के डॉग की मौत हुई थी। ये देख कार्ल इमोशनल हो जाता है। कार्ल काफ़ी गुस्से में था। गुस्सा भी जायज़ था। माइंस काउंटिंग का काम उसने लुडविग को दिया था और जोन से 1200 माइंस निकाली जा चुकी थी। कार्ल अपने डॉग की मौत का जिम्मेदार लुडविग को ठहराता है, पर लुडविग अपनी बात पे अड़ा था कि उसके काउंटिंग गलत नहीं हो सकती। शायद वहाँ एक्स्ट्रा माइन थी। वो अपना बॉल फेंकता है और लुडविग को मुंह से उठाकर लाने के लिए कहता है, जैसा उसका डॉग लाया करता था। वो गुस्से में सब पर चिल्लाता है और वो इस बात की गारंटी कैसे ले सकता है कि बीच सेफ है। हेलमेट बताता है वो माइंस की काउंटिंग एक बार फिर से करेंगे, पर कार्ल बीच पर उन सबको एक लाइन से खड़ा करता है और एक साथ में बीच के चक्कर लगाने के लिए कहता है। अब तक उन्होंने जिस जोन के माइंस निकाले थे ताकि वो श्योर हो सके कि बीच सेफ है, वो उनके पीछे 2 सोल्जर लगाकर उनसे बीच के चक्कर लगवाता है, पर सब कुछ ठीक था। न जाने कैसे वो एक माइन छूट गया था। शाम हम देखते हैं हेलमेट वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा है, पर सेबेस्टियन के कहने पर बाकी के लोग उसे पकड़कर उसे बेड से बांध देते हैं, क्योंकि वो कार्ल का भरोसा नहीं तोड़ सकता। कार्ल ने शुरुआत में उनसे वादा किया था कि काम ख़त्म होने के बाद वो अपने घर जा सकते हैं, तो वो अपना वादा नहीं तोड़ेगा। दूसरे दिन सुबह कैबिन में कैरिन आती है। वो काफ़ी डरी हुई थी और रो रही थी। वो सभी को लेकर बीच पर आती है। हम देखते हैं उसकी बेटी खेलते खेलते बीच पर चली गई थी और वो रेड जोन में थी, जहाँ की माइंस अभी नहीं निकाली गई थी। एक गलत कदम उसकी जान ले सकता है। तभी कैबिन में कार्ल आता है। वहाँ बस अर्नेस्ट था। कार्ल के पूछने पर वो बताता है सभी बीच पर हैं। कार्ल वहाँ जाता है। कैरिन अपनी बेटी को उसी जगह पर नीचे बैठने को कहती है। यहाँ सेबेस्टियन उस तक पहुँचने के लिए माइंस को डिफ्यूज़ करना शुरू करता है। यहाँ हम देखते हैं अर्नेस्ट फेंस की दूसरी तरफ से उस लड़की के पास आता है, जैसे उसे अपनी जान की फिक्र ही ना हो। सब उसे रुकने को कहते हैं, पर वो उस लड़की के पास जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में सेबेस्टियन माइन को डिफ्यूज़ करके उस तक पहुँच जाता है और उस लड़की को लेकर चला जाता है, पर अर्नेस्ट वहीं खड़ा है। सेबेस्टियन उसे बुलाता है, पर वो नहीं सुनता। सभी को पता चल जाता है कि वो कोई गलत कदम उठाने जा रहा है। वो अपने भाई वर्नर की मौत से काफ़ी टूट गया था। वो आगे बढ़ने लगता है और ज़ोर का धमाका होता है। अर्नेस्ट की मौत हो जाती है। ये देख अब सेबेस्टियन पूरी तरह से टूट चुका था।
पर कार्ल उसके पास आकर उसे हिम्मत देता है, जल्द ही सब खत्म हो जाएगा और वो सभी घर जा पाएंगे। कार्ल की बातें सेबेस्टियन को नई उम्मीद से भर देती है। हम देखते हैं आज माइंस की खुदाई का आखिरी दिन है और वहाँ डिफ्यूज माइंस को ले जाने के लिए ट्रक आई थी। सब डिफ्यूज माइंस को उठाकर ट्रक में भर रहे थे। यहाँ बीच पर हेलमट, लुडविग, रोडोल्फ और सेबेस्टियन अभी भी काम कर रहे थे। हम देखते हैं माइंस भरते वक्त एक माइन ठीक से डिफ्यूज़ नहीं हुआ था और वहाँ एक बड़ा धमाका होता है और सबकी मौत हो जाती है। वो धमाका काफ़ी बड़ा था क्योंकि वहाँ हज़ारों की संख्या में डिफ्यूज माइंस रखे हुए थे। धमाके की आवाज़ सुनते ही सभी उस तरफ भागते हुए जाते हैं, पर वहाँ कोई नहीं बचा था। हम देखते हैं उनका काम ख़त्म हो चुका है। कार्ल उन चारों को ट्रक में बिठाकर जर्मनी भेज रहा है, जैसा कि उसने वादा किया था। कार्ल भी बीच से सभी फ्लैग्स को निकाल लेता है क्योंकि काम पूरा हो चुका था। हम देखते हैं कार्ल कैंप आया है। उसे ईबे ने मिलने बुलाया था। वो कहता है कि स्केलिंगन में माइंस डिफ्यूज़ करने के लिए उसे कुछ एक्सपीरियंस्ड आदमियों की ज़रूरत है और वो कार्ल से उन जर्मन लड़कों की मांग करता है। कार्ल बताता है उसने उन्हें पहले ही घर भेज दिया है। ईबे कहता है पर वो उन्हें घर नहीं जाने देगा। कार्ल बताता है उसने उनसे वादा किया था कि काम ख़त्म होने के बाद वो उन्हें घर भेज देगा और काम ख़त्म हो चुका है। सिर्फ 14 में से 4 ही सरवाइव कर पाए हैं। यहाँ हम देखते हैं ईबे के कहने पर उन्हें POW कैंप भेज दिया गया है। यहाँ कार्ल उससे रिक्वेस्ट करता है उन्हें छोड़ने के लिए, पर ईबे काफ़ी ज़िद्दी था। इस पर कार्ल उससे बहस कर लेता है कि उसे दिखाई नहीं देता वो कितने कम उम्र के लड़के हैं, पर ईबे उसकी एक बात नहीं सुनता। यहाँ हम देखते हैं उन चारों को स्केलिंगन बीच भेज दिया गया था, पर सेबेस्टियन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें तो इस वक्त अपने घर पर होना था। तभी हम देखते हैं वहाँ उन चारों को लेने के लिए एक ट्रक आती है। एक ऑफिसर उन्हें लेने आया था। ये ट्रक कार्ल ने भेजी थी। वो ट्रक उन्हें डेनमार्क और जर्मनी के बॉर्डर से थोड़ी दूर पर छोड़ती है। वो बताता है कि जर्मनी का बॉर्डर यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। कुछ ही देर में वो जर्मनी की सीमा में होंगे। कार्ल उन्हें वहाँ से भागने के लिए कहता है और उसने अपना किया हुआ वादा पूरा किया। उन्हें आज़ाद करके कार्ल ने अपने मन का बोझ काफ़ी हद तक कम कर लिया था। जाते वक्त सेबेस्टियन आखिरी बार उसे मुड़कर देखता है और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। पर यह कहानी हमारे मन में कई सवाल पैदा करती है। काफ़ी वक्त बाद मैंने इतनी अच्छी कोई वॉर फिल्म देखी। फिल्म के कई सीन ने मुझे काफ़ी भावुक कर दिया क्योंकि उनमें से कुछ की उम्र सिर्फ 15 से 16 साल थी और उन्हें इस तरह से स्क्रीन पर देखना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद 2000 जर्मन सोल्जर्स को डेनमार्क के वेस्ट कोस्ट से माइंस निकालने के लिए मजबूर किया गया था। उसमें से आधे मारे गए और कई घायल हो गए और इसे फॉरेन फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था और फिल्म से सच में ऑस्कर डिज़र्विंग थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।